बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अहम ख़बर जो है उससे आपको ज़रा इन्फॉर्म करते हैं। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 18 करोड़ से ज़ायद लोगों के जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन है ना वो लीक हो गई है, जिसमें गूगल भी शामिल है, जिसमें एप्पल भी शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी पाकिस्तान में जो है ना वो एडवाइजरी जारी की गई है कि जो तमाम लोग हैं ना अपने अपने पासवर्ड फ़ौरन के फ़ौरन चेंज कर लें, क्योंकि आपका भी डाटा हो सकता है कि वो मैं भी लीक हो चुका हो। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या टिकटॉक हो या कोई आपकी सोशल मीडिया के कोई सी भी इम्पॉर्टेंट ऐप, ठीक है, और एप्पल क्लाउड जो है उसकी, ठीक है, जो जो आपके पासवर्ड्स हैं आपकी वो चीज़ें चेंज करें फ़ौरन। और 2 स्टेप्स वेरिफिकेशंस होती है ना वो लाजमी ऑन कर लें, क्योंकि वही 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना वो आपको फ़ौरन बचा सकेगी। अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है तो सिर्फ ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आपको सेफ़ रख सकती है। तो अभी जिसके अकाउंट्स हैं वो ये कर लें, क्योंकि अभी तक 29 ममालिक जो है उनका डाटा शामिल हो चुका है, उनकी डाटे को चोरी कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो 29 ममालिक है। अभी आप बैठे हुए, अगर अभी आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं तो अभी मेरा प्रोग्राम देखने के साथ साथ जो है ना इस पासवर्ड को चेंज कर लें। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी मेकअप रूम में मैंने अपने सारे जितने मेरे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं मैंने वो भी चेंज कर लिए। देखें, ये जो हैकर्स होते हैं ना ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। ये आपके डाटा को गंदा गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्राइवेट पर्सनल डाटा जो है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन ब्लैकमेल यू, दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज इनका माइंड ही क्रिमिनल होता है जो ये काम करते हैं। अच्छा, क्रिमिनल माइंडेड लोगों की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये लोग जो है पैदाइशी तौर पर इसी तरह से होते हैं, क्राइम करने की जहनीत इनकी पहले से होती है? अब ये लोग पैदा तो ऐसे नहीं होते, माँ की कोख से ये क्रिमिनल जन्म नहीं लेते, तो फिर इसका मतलब है तरबियत सही नहीं हुई। और दूसरी बात तो कोई नहीं है। हाँ, अगर इसको आप इस तरह देखें तो शायद मजबूरी, कोई ऐसे हालात जिसमें खाने तक को कुछ नहीं मिल रहा तो चोरी कर ली, कोई डाका डाल लिया, है ना। चले आगे चलते हैं। अगर कोई जो कत्ल कर लेता है, चोरी तो चलो मैं कहती हूँ छोटा जुर्म है, जुर्म है, वो भी जुर्म है, मगर जो लोग कत्ल कर देते हैं वो कौन सा जुर्म है? इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत आती कैसे किसी को कि कोई किसी इंसान को कत्ल कर ले, कि किसी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, जो उसके वालिदैन ने उसको 25-30 साल लगा के उसको पाला पोसा बड़ा किया, उस पर पैसा लगाया, वक्त लगाया, मोहब्बत, प्यार, उन्स, एक एक यादें उसकी यूँ एक लम्हे में ख़त्म कर दी, मार दिया उसको। तो ये जो सोच है ये आती कहाँ से? इतना हौसला आता कहाँ से? अच्छा, ये जो लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में भी लगे होते हैं ना, कि मैं बस किसी को काट के उसको बस उसके ऊपर से छलांग लगा के तो इसको साइड पे कर दूँ, यार ये नुकड़े लगे मैं आगे जाऊँ। ये नुकड़े लगाना है ना, किसी को आगे भागने की जो दौड़ है, किसी का हक छीन लेना, ठीक है, हक तलफी करना, किसी पे जुल्म करना, किसी पे तशद्दुद करना, किसी पे दबाव डालना, ठीक है, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी को डरा धमका के रखना, या फिर किसी की ज़ात पे उंगली उठाना, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना। अपने घर में हम सोशल मीडिया पे भी आपको पता है थोड़े से माजूर, जहनी माजूर खपती कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी के कैरेक्टर को लेके कुछ ना कुछ डिस्कस करते। तो ये कौन लोग हैं? ये जो सोशल मीडिया पे अगर किसी की बात करते, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की क्यों ना, ये बंदे, इनसे जब किसी की शादी होगी तो ख़ुद ये सोचें आप कि दुआ करना चाहिए खुदा के लिए, वाकई दुआ करना चाहिए कि हम सब औलाद वाले किसी की औलाद की इन खबीसों जैसे मर्दों से शादी ना हो। आजकल औरतें भी ऐसी हो गई हैं, औरतों को भी शर्म गैरत मर गई है जब इस तरह की बकवास करती हैं, किसी के बारे में गंदे कंटेंट बनाती हैं, गंदी चीज़ें करती हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, समझे इस बात को। ये जहनी मरीज लोग हैं, इनसे बचें। और माशरे में ऐसे लोगों को बिल्कुल नुकरे लगा दें, इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दें, क्योंकि ये हमारे माशरे में
जो है ना क्रिमिनल काम करते हैं। इनका सिर्फ एक इलाज है, पागल खाना, भर्ती करें इनको। बस यही बात मुझे करनी थी। अब उसके बाद हमारी जो मौजूद मेहमान हैं वो क्या बात करती हैं इसके ऊपर। आज बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है नाज़रीन, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आज के मौजू के ऊपर जो है आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप हमें अच्छी तरीके से कोई अगर वाक़या आपकी ज़िंदगी में है तो या किसी का देखा है आपने तो प्लीज़ डिस्कस करें, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो रोज़ हम आपके सामने लेकर आते हैं और इससे किसी एक की भलाई हो, माशरा बच सकता है भाई, ठीक है। हम बात करेंगे डॉक्टर राफिया रफ़ीक से, साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफिया जी, डॉक्टर साहिबा जी, इतना ये जो सोच है गंदी, जिसमें कोई किसी को नीचा दिखाने की सोच, किसी को गंदा करने की सोच, किसी की तजलील करने की सोच, ये आती कहाँ से? ये देखिए, माँ की कोख से तो बच्चा ऐसे जन्म नहीं लेता, या फिर ये इनहेरिटेड होता है कि अगर माँ बाप की सोच गंदी थी दोनों में से किसी एक की, तो बच्चा भी ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, पहली बात तो यह फ़िज़ा, आपने मुझे परेशान कर दिया। मैं तो तब से बैठ के सोच रही हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के कैसे चेंज करे हमें प्रोग्राम के दौरान। आपने फ़ौरन करना। हाँ जी, ये वही ना। तो लेकिन देखें ना, ये इसके पीछे दो तरह के अनासर होते हैं। एक आपने बात की जेनेटिक्स, यस डेफिनेटली कुछ फैमिलीज़ में ये टेंडेंसीज रन करती हैं, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। नफ्सियात की ज़बान में हम कहते हैं कि जिन लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो कि जिनमें गिल्ट नहीं होता। अभी आपने बात की ना, ये कर कैसे लेते हैं, मतलब उनमें कोई गिल्ट नहीं होता, उनमें एम्पैथी नहीं होती, सिंपैथी नहीं होती, उनको इस चीज़ से बिल्कुल गर्ज नहीं होती कि अगले के साथ क्या हो रहा है, वो फील ही नहीं कर सकते, वो पेन, वो एहसास ही नहीं होता इन लोगों के अंदर, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जो कि सिवाय अपने किसी चीज़ को नहीं तो सोचते। ये भी क्या पैदाइशी होते हैं? नहीं, देखिए, पर्सनालिटी डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कुछ जेनेटिक्स, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारे ब्रेन का रीजन है, जहाँ आप कह सकते हैं वो हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है। कुछ लोगों का वो इम्पैक्ट होता है। कई दफ़ा ये होता है कि उसकी इम्पैक्ट की वजह से, या अमिगडाला एक रीजन है जिसकी फंक्शनिंग की वजह से लोगों के अंदर जो होता है एग्रेशन ज़्यादा होता है। ऐसे लोग फिर ऐसे क्राइम्स करते हैं, लेकिन उनको कोई एम्पैथी या गिल्ट या रिमोर्स किसी किस्म का नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, आपको पता है कि जैसे डोपामीन है, डोपामीन की डिसरेगुलेशन हो सकती है। कॉर्टिजोल अगर डिक्रीज्ड फॉर्म में होता है, उसमें एग्रेशन बढ़ जाता है। जिन लोगों में एग्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनकी जो इस तरह के क्राइम्स करने की कह लें कि एक वो वजह बनती है इस क्राइम करने की। डॉक्टर साहब, एक माँ है, जब उसके पास से उसकी औलाद से उसको नवाजा जाता है तो वो तो बहुत खुश होती है, उसको अपनी आगोश में चिपका के रखती है, प्यार करती है, उसके लिए हर जगह कोशिश करती है, ठीक है। अब उस बेचारी को तो नहीं पता होता था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होके ये कोई कत्ल भी करेगा या क्रिमिनल माइंडेड होगा। अब बच्चे की किस स्टेज पे माँ ये जज कर सकती है? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन से अलामात हैं जिससे माँ जज कर सकती है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, बच्चों में बचपन में कुछ जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी परसेंटेज वो होती है जो कंडक्ट डिसऑर्डर उनके अंदर बचपन में होता है। अगर बच्चा कंसिस्टेंटली नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो, कंसिस्टेंटली रूल्स ब्रेक करता हो, बात ना मानता हो, एग्रेसिव हो, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर गुस्सा करता हो, कई दफ़ा ऐसे बच्चे पेरेंट्स को भी मारते हैं, दूसरे बहन भाइयों को भी तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह के बच्चों में या चीज़ें चोरी करने की आदत होती है, या स्कूल से भाग जाना होता है, ट्रेंसी, वो स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव पैथोलॉजिकल लाइंग होती है ऐसे बच्चों में। या फिर कई दफ़ा वो अग्रेसिव एक्ट्स करते हैं कि छोटा बच्चा है, पेंसिल चबा दी, किसी को ज़ोर की पेंसिल लगा दी, थप्पड़ मार दिया, लंच चोरी कर लिया। ये छोटी छोटी इंडिकेशंस होती हैं जो लेटर ऑन जाके जो है वो बताती हैं कि ये बच्चे में, सॉरी मुझे आंखों में आज एलर्जी सी हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे तो ना वो जो है वो ये बड़े होके बताती है कि ये बच्चे के अंदर एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डेवलप होगी। और कई दफ़ा ये होता है कि बच्चों में जिन्हों में ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उन बच्चों के अंदर भी ये टेंडेंसीज डेवलप होती हैं और लेटर ऑन उनके अंदर, या फिर कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, कोई ऐसा ट्रॉमा किसी की लाइफ से गुजरता है, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कत्लो गारत देखा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी, या जैसे हर वक्त उस अपने इर्द गिर्द जो है वो गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, और या पुअर पेरेंटल मॉडल जैसे आपने किया कि पेरेंट्स हर वक्त लड़ रहे हैं, एक फैमिली में जो है झूठ बोलना,
चोरी करना, छोटी सी चीज़ के ऊपर पेरेंट्स कोई चीज़ बच्चा लाता है उसको बजाय है कि डांटने के तो उसको वो चुप रहते हैं या उसको और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, या चीटिंग कर रहा है बच्चे को पेरेंट्स नहीं कुछ अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, हमें कॉल्स भी आ रही हैं, वो भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप लोग से बात भी करते हैं इस मौजू के ऊपर कि जो क्रिमिनल माइंडेड बच्चा बन जाता है, क्या ये तरबियत का असर होता है, ये जेनेटिक होता है या फिर इसको माशा बना देता है। ब्रेक के बाद। वाह जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राफिया, और हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा क्रिमिनल माइंड बनता है इसमें तरबियत का हाथ होता है या जेनेटिक होता है या फिर इसको माशरा बना देता है। अच्छा, आपकी भी राय हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मगर मुझे बताइएगा कि कौन से नफ्सियाती मसाइल, बीमारियां जो होती हैं इंसान को ये मुजरमाना रवैये की तरफ ले जाती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें दिमाग में जो है वो सिग्नल देती हैं और बंदा जो है मुजरिम बन जाता है? देखिए, हमने पहले भी बात की, एक तो आपके जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है या ब्रेन की फंक्शनिंग है, आपके हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल हार्मोन है, जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसमें एग्रेशन बच्चे में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है या बड़े में, और उसकी वजह से आपको पता है कि क्रिमिनल्स में एक बड़े स्पेसिफिक ट्रेट होता है कि वो बड़ी जल्दी इम्पल्सिव होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, एग्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा होता है, और यूजुअली ट्रेट एंगर मींस के पर्सनालिटी में ही जो लॉन्ग टर्म एंगर होता है, और स्टेट एंगर होता है कि आपको किसी ने तंग किया तो आपको गुस्सा आ गया। तो ये रीजंस भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म होता है, वो और कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जैसे पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया या पैरानॉइड डिलूजनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर लोगों को ये कई दफ़ा ख्याल आ जाता है कि जी वो शख्स मुझे मारना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में कई दफ़ा हमने देखा है कि ऐसे क्रिमिनल्स ने पूरी रेलवे स्टेशन पे लोगों को गोलियां मार दी और ये, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होती है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं या जिनको लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी होता है, वो इस तरह के क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं। और उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो बचपन जो इन बच्चों का अक्सर गुजरता है वो यहाँ तो बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है, निगलेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, मदर्स की वो वार्मथ नहीं होती, कई दफ़ा मदर्स खुद डिप्रेशन का या और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होती हैं, जिनकी वजह से बच्चों को वो जो इनिशियल बॉन्डिंग है वो बच्चों को नहीं देती। और कई दफ़ा पुअर रोल मॉडल्स होते हैं, घरों में कहते हैं कि जी सच बोले, लेकिन अगर कोई बाहर बेल बजाएगा तो पेरेंट्स कह देंगे जाओ कह दो कि घर नहीं है। तो बच्चों के माइंड में ना जो वो एक कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक जो पैराडाइम है कि अगर आप रीइंफोर्स करते हैं गलत बिहेवियर को, छोटा बच्चा गाली दे रहा है, दूसरे बच्चों को मार रहा है, आप कहेंगे जी बड़ा क्यूट लग रहा है, तो वो जो क्यूटनेस है ना वो उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट बन जाती है और वो बड़े होके भी उसी तरह के घर में बाप जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है तो बेदाल काफ की गाली इस्तेमाल कर रहा है। अब बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है या टीवी देख रहा है, उसने सुन लिया, अब वो एकदम से बच्चे ने अगर किसी खेलते हुए उसके किसी कजन को या भाई को या बहन को बोल दिया तो बाप फौरन बोलेगा माँ को बुला के, सीखी किससे इसने, कहाँ से सीखी है, किन लोगों में उठता बैठता है, इसका स्कूल फ़ोन करके पूछो। भाई आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आप कह रहे थे, या फिर आप अपनी बेगम से मुखातिब होकर आप अपनी बेगम को ये गाली दे रहे थे, बच्चे ने सुन लिया। एक बताया ना सिनेरियो, कई दफ़ा ये होता है कि मदर और फादर आपस में गाली गलोच, थप्पड़ मार, घरों में इस किस्म का जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, तो वो बच्चे साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, लर्नर होते हैं। जब ब्रोकन फैमिली होती है, जो लोग घर जब जिनका टूट रहा होता है, अलग हो रहे होते हैं, तो जब हमारा जिस तरह का माशरा है यहाँ पर तो आपको पता है ख़ानदानी दुश्मनी हो जाती है। ये जो दो घर एक होते हैं शादी के बाद, ये दो घरों में आफतें आ जाती हैं, जंगें शुरू हो जाती हैं। फिर जो माल सामान लेकर एक औरत आई होती है तो उसके घर वाले मिलके उनके घर से वो जब सामान भी उठाते हैं, एक एक चीज़ खींच के लेके, तो बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद माँ जो है नफरत पैदा करी होती है बच्चों के दिल में बाप के लिए, उसको मुजरिम भी बनाती है। मैं बच गई, मेरा कत्ल होते होते रह गया, एक दिन तेरे बाप ने मेरा गला दबा दिया था, मुझे डर लगता है तेरा बाप कहीं मेरे पेट पे छुरी ना भोंक दे। अब हमें नहीं लगता कि हम बच्चे को क्रिमिनल माइंडेड बना रहे हैं इन सिचुएशन में भी, एक मर्द से नफरत करवा रहे हैं
जब मर्द से बच्चे नफरत करेंगे, उनके दिल में नफरत बैठेगी, उनके अंदर नफरत आ जाएगी, फिर वो भी तो आगे से अग्रेसिव होंगे, वो चीज़ें वो किसी के साथ तो निकालेंगे, बदला लेंगे। बिल्कुल, आपके फादर फिगर जो होता है ना साइकोलॉजी में, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल मॉडल होता है, और अगर आप उसका बचपन में उसका इमेज खराब कर देते तो बच्चे का अपना सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, सेल्फ इमेज के उसको इसका इश्यूज मतलब आना जो शुरू हो पेरेंट्स जाते हैं। हैं ये अपना नुकसान नहीं कर रहे, अपना गरज नहीं निकाल रहे बच्चों को बता के अपने कथारसिस, ये एक्चुअली बच्चे को खराब कर रहे हैं, बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसके सारा साइकोलॉजिकल फैब्रिक खराब कर रहे हैं ना, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, सेल्फ एस्टीम की कमी होगी, वो अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं कर सकेगा, उसको अपने वजूद के ऊपर भी कभी कभी ऐसे बच्चे शक करना शुरू हो जाते हैं। ये तो हम एक लेसर एक्सटेंट पे बात कर रहे हैं, कई दफ़ा इतना निगलेक्टफुल पेरेंटिंग होती है कि बच्चे को सवाए पैसे के और खाने के पेरेंट्स इवन कि एक स्माइल तक नहीं दे रहे, और इतनी सोशल आइसोलेशन होती है। आपने देखा होगा हमारे माशरे में कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे एक्सेसिव गेमिंग में लगे हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो जो गेम्स देख रहे हैं उसके अंदर इतना एग्रेशन शो किया जा रहा होता है, गन्स हैं उसके अंदर, लोग मर रहे हैं, खून है। अब बच्चे के माइंड को इतनी यंग एज में इतनी एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन एग्रेशन की तरफ लेके जाएगी तो वो बड़े होके उन्हीं एक्ट्स को जो है वो प्ले आउट करेगा। कई दफ़ा हम जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों को एक हीरो बना देते हैं कि जी इसमें बड़ी ताकत है, ये एक मारता है मुक्का 100 बंदे गिर जाते हैं, मतलब अगेन बच्चा वो सीख रहा होता है। और एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हुआ बड़े साल पहले, बूबू डॉल एक्सपेरिमेंट, उसमें बच्चों को दिखाया कि एक मारा था उसको डॉल को, तो बाकी बच्चों ने भी सीखा और मारना शुरू कर दिया। सो लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, जो आप देखते हैं आप वैसा सीखना शुरू करते हैं। मेरे एक जानने में फैमिली है, ठीक है, उनका जो बेटा है वो कराटे सीख रहा है, टुक्वांडो सीख रहा है, ठीक है, तो वो अपने कराटे के ब्लैक बेल्ट, छोटा बच्चा है, कपड़ों वगैरह में आया घर वापस, तो उनका जो चौकीदार है वो ज़ईफ आदमी है, नमाजी, जो पठान भाई जैसे होते हैं, तो उनके साथ ना कार पार्किंग बड़े फ़ख्र से हमें कह रहे हैं कि देखें मेरा बेटा कितना बहादुर है, तो उससे लाते घूसे पेट में बुजुर्ग आ गया, उसको तो बेचारे को नहीं आते कराटे शराटे, उससे इस तरह के एक्शंस करवा के, और अगर वो उसने हाथ पकड़ ले या कुछ कर ले तो वो बच्चा तो किसी हाथ का नहीं है, ताकत तो उसमें ज्यादा होगी ना, वो जो चौकीदार है। मगर ये देखे ना, बुजुर्गी का फायदा उठा के हम बचपन में सिखा रहे हैं कि किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाओ, टांगे मारो पेट पे, ये करो। मुझे दुख लग रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था, और वो बड़े फख्र से दिखा रहे थे, देखें वो कुछ नहीं कर सकता, इसमें कितनी जान है, तो हम सिखा रहे हैं ना। जी बिल्कुल, देखें पेरेंट्स की बहुत बड़ी, और दूसरी बात है कि फिर जब थोड़े, पहला एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पेरेंट्स होते हैं, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है ना तो उसके फ्रेंड्स उसके एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बन जाते हैं। फिर आप पेरेंट्स जो हैं आजकल के टाइम नहीं देते कि हमारा बच्चा किन लोगों में उठ बैठ रहा है, और कई दफ़ा ड्रग्स जो लोग कर रहे होते हैं और बच्चों को नशे की आदत डाल देते हैं। जब बच्चे का नशे की आदत पड़ती है तो उसके ब्रेन एरियाज़ जो हैं और जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस आते हैं उसकी वजह से भी एंगर इश्यूज़, और उसके वजह से जो है वो बच्चा क्राइम की तरफ आना शुरू हो जाता है। आपने देखा है कि बहुत से लोग चोरी चकारी क्यों करते हैं कि वो नशा कर रहे होते हैं, और नशे को पूरे करने के लिए कभी गटर का ढक्कन चोरी कर लिया, मतलब कभी कुछ। लेकिन कुछ ऐसा भी तबका है जो कि विदाउट एनी रीज़न जो है वो चोरी करता है, वो भी एक नफ्सियाती बीमारी होती है, दैट इज़ क्लेप्टोमेनिया, कि वो बैठा है उसके अंदर इम्पल्स कंट्रोल नहीं होगा, उसका दिल, आई नो समबडी जिनको एस्ट्रे चोरी करने की आदत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चम्मच चोरी करने की आदत होती है, वेल ऑफ लोग, दे डोंट नीड दोज थिंग्स, उसको ना चम्मच चाहिए ना उसको कोई और चीज़ चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटल सुकून के लिए जो है वो चीज़ें चोरी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि यूजुअली जितने हमारे प्रेजेंट में जितने लोग होते हैं ना, तो उसमें जो 25% लोग हैं ना वो हैं जो कि कह ले के साइकोपैथ्स होते हैं, वो उनकी तादाद है जो कि जेनेटिकली जिनमें ज़्यादा एग्रेशन या जेनेटिकली प्रोन होते हैं टूवर्ड्स एंटी सोशल बिहेवियर, लाइंग, क्रिमिनल एक्ट्स और मर्डर्स और इस किस्म के। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेरेंट्स शरीफ है तो फिर बच्चा कैसे क्रिमिनल माइंड बन रहा होता है, ये सिचुएशन भी बताइए। देखिए अभी मैंने आपको बात की कि पेरेंट्स का रोल घर में एक एज तक है, ठीक है, एक एज के बाद आपका बच्चा बाहर जाएगा, माशरे में उठेगा बैठेगा। अगर कई दफ़ा बच्चों को एक्सेसिव बुलिंग इन स्कूल्स, ठीक है, एक बच्चा है बड़ा शाय है, घर में उसको बहुत अच्छी तमीज़ सिखाई है, लेकिन वो टारगेट बन जाता है बुलिंग का, उसको बच्चे अब्यूज़ करते हैं, फिज़िकल, सेक्सुअल, वर्बल, वो बच्चा जो है एज अ रिटेलिएशन भी कई दफ़ा जो है वो क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ चला जाता है। सोशल मीडिया पे भी कुछ जेलसी देखने को मिलती है, जिस कुछ ऐसे ब्लॉगर्स
ऐसी चीज़ें छाप देते हैं, कुछ बिल्कुल नए नए ऐसे ब्लॉगर्स जिनको कोई जानता भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर्स जो कोई अकाउंट्स यूज़ करते हैं, इस तरह की बुलिंग, गंदी हैरेसमेंट्स, इस तरह के बात करना, गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, नफरत दिखाना, कराहत से बोलना किसी से, ये भी तो वही नफ्सियाती लोग होते हैं। एक नफ्सियात में है डार्क ट्रायड्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये ट्रेट्स होते हैं लोगों के अंदर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिनमें न्यूरोटिसिज्म होता है। और इस तरह के ट्रेट्स में जो लोग होते हैं ना, जो लोगों का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, लोगों उनको इस बात से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला कैसा महसूस करेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैं इससे क्या चीज़ हासिल कर सकूँगा। एंड दिस इज़ अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल जेलसी। हर बंदे के अंदर एक लेवल ऑफ जेलसी होती है, हम ये नहीं कह सकते, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन। लेकिन कई दफ़ा आपके इन्वायरमेंट ऐसा होता है उन लोगों का, जो कि बचपन में उनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला होता, उनको वो इतने अपने रिलेशनशिप्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके दोस्त नहीं होते। ऐसे लोगों में ना ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों के ख़िलाफ़ बात करें, उनके अगेंस्ट बोलें। अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया, आप लोग खुद प्रोफेशनल्स हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आई होप आपको आज के इस हमारे सेगमेंट से थोड़ी सी समझ आई होगी। अगर कोई आपकी फैमिली में कोई बच्चे अगर इस तरीके की सिचुएशंस में एक्ट करते हैं तो आपने क्या परफॉर्म करना है, और दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान अगर ये इस रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसी सोच पे जा रहे हैं, उनको फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं और उनका इलाज कराएं, वरना उनका आखिरी हल सिर्फ पागल खाने रह जाएगा, क्योंकि वो किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो आखिरी हल जो है वो पागल खाना रह जाएगा। उससे बेहतर पहले समझिए, उनकी तरबियत भी अच्छी कीजिए, अच्छा माहौल दिखाइए, बच्चों को ख़ास अच्छी पॉजिटिव सोच दीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अभी नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है जनरेशन ज़ी, उनके हवाले से, ये वो जनरेशन है जिसमें अब जवानी की उम्र तक पहुंच गए। डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं। मैं आपको पहले जनरेशन्स के बारे में बता दूं कि जैसे जनरेशन एक्स थी, 1965 से लेकर 1980 तक की जो जनरेशन थी, जो लोग पैदा हुए, उनको जनरेशन एक्स कहा जाता है। उसके बाद 1981 से लेकर 1996 तक ये मिलीनियर्स जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, जनरेशन वाई। उसके बाद 1997 से लेकर 2012 तक, ठीक है, जनरेशन जी के जो बच्चे हैं ना वो पैदा हुए। उसके बाद जो अब तक जो चल रही है 2013 से लेकर अब तक, ठीक है, उसको हम कहेंगे जनरेशन अल्फ़ा। इनके ना कुछ बेसिक ट्रेड्स होते हैं जैसे हर जनरेशन के, जैसे जो मिलीनियर्स थे ना, जो हम लोग थे ना, वो हम क्या थे कि कोलैबोरेटिव थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले थे, सोशली ज़रा हम थोड़ा कॉन्शियस थे, इतने नहीं होते थे। हम थोड़े से लॉयल थे, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इज़्ज़त से कर रहे हैं, अच्छी रोज़ी रोटी लग जाए, चुप करके माहौल बना के काम करते हैं, ठीक है। ये जो अब जनरेशन जी है ना, ये डिफरेंट है, ये सोशल मीडिया में रहने वाले लोग हैं, ये डिफरेंट सोच के लोग हैं, ठीक है। ये हर जगह एडजस्ट नहीं होते इतनी इजी तरीके से। इनकी सोच जो है बिजनेसेस वाली सोच है, इन्फ्लुएंस करने वाली, कि लोगों को हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करें, ये सोच है इनकी, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं ना जौन से, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको आप बांध कर नहीं रख सकते किसी भी जॉब के अंदर, आप इनको ना आप बाउंड नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। अब ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे हैं, ये कॉलेजेस में पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इनका आगे करियर जो है ना वो डिसाइड होना है। तो आज इनके करियर के हवाले से बात करेंगे, इनकी ट्रेड्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास जो मोहतरमा मौजूद हैं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। करियर काउंसलिंग में इनका बड़ा जो है ना काम है, इंटरनेशनल लेवल तक। हमारे पास हैं फौजिया हादी अली साहिबा जी, और ये जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट से आज हमारे पास आई हैं। और फौजिया हादी अली जो है वो चेयरपर्सन है सीसी डिपार्टमेंट पीयू की, और हमारे आज सेट पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सो मच थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, वक्त निकाला। और आज सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, करियर काउंसलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो हमने तो बचपन से ही वहाँ पर काउंसलिंग के एस्पेक्ट्स स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मौजूद हमेशा से रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए तो ये जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ये कोई बहुत पुराना नहीं है। तो आई रिमेंबर कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स बैक देन, मतलब लाइक 20-25 ईयर्स बैक, तो हमें नहीं इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी कि हमें पता चल सके कि हमने आगे जाके क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक कॉन्सेप्ट होता था कि जी या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अच्छा उससे तीसरी या टीचर बन जाएंगे, तो इसके अलावा कोई चौथी चीज़ शायद हमारे जहन में भी नहीं आती थी। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि ना यहाँ पर कोई काउंसलिंग का कोई एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट मौजूद था, और पेरेंट्स की भी उतना एक्सपोजर नहीं था कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें। सो आई थिंक कि ये जो काउंसलिंग का जो सिस्टम अब इकोसिस्टम पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है, ये पहले हमारे ज़माने में नहीं था, और ये एक अच्छी चीज़ है। और मुझे याद पड़ता है कि व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर माई FA FSC का सब्जेक्ट्स को मैं सोच रही थी, तो माई एल्डर सिस्टर शी इज़ अ डॉक्टर, तो शी हैड अ वेरी क्लियर थिंग दैट शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट आई वाज वेरी एलियन अबाउट कि आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है एंड आई एम नॉट अ बुक वर्म एंड एवरीथिंग। सो माई सिस्टर व्हाट शी डिड वाज कि आई आस्क्ड हर कि कोई भी सब्जेक्ट्स मेरे रखवा दें एक्सेप्ट फॉर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो देयर वाज एन आंटी, जब वो गई कहीं पर फॉर्म जमा कराने, तो उन्होंने कहा बेटा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अपनी बहन को दिलवा दें, दीज आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स। एंड दैट वाज द काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग दैट वी हैड, रैंडम आंटी who decided my fate. Alhamdulillah, it went really well. Alhamdulillah, I'm a PhD right now. But the thing is कि पहले अवेयरनेस नहीं थी। अब जो सिलसिला अब आ गया है ना, उसमें ये कि काउंसलिंग के लिए स्कूल्स में, जैसे कि जो जितने ग्रामर स्कूल्स हैं उसमें तो ऑलरेडी देयर आर काउंसलर्स, बट जो हमारे गवर्नमेंट लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पर अभी भी देयर आर लिमिटेशंस के वहाँ पर अभी भी बच्चों की उस तरह से काउंसलिंग नहीं हो पा रही जिस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर काउंसलिंग स्टूडेंट बच्चों से पहले मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग के अच्छा, ये मैं इसमें थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहूँगी डॉक्टर साहब, फिर मैं ज्वाइन करूँगी दोबारा, क्योंकि जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है मुझे लगता है इसमें आप सही तरीके से एलैबोरेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं है, हम बच्चों के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, ये इनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, मगर पहले जो करनी है वो सबसे पहले पेरेंट्स की करनी है। टू राइट, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद है, करियर काउंसलिंग के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी बच्चे के करियर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको करियर को डिसाइड करें, तो हाउ कम, लाइक व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट? अच्छा देखिए, बात पता क्या है, बात यह है कि समटाइम्स पेरेंट्स के अनड्यू प्रेशर्स होते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि जी आपने यही फील्ड ज्वाइन करनी है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इफ द चाइल्ड इजंट इंटरेस्टेड इनफ, it becomes challenging for him or her to pursue a career for that. So that's very important कि पेरेंट्स को ये जो एक हम स्टीरियोटाइप रहते हैं ना कि डॉक्टर है या इंजीनियर है, उस माइंडसेट से पेरेंट्स को भी बाहर लेकर आना है। बिकॉज अगर आप अब देखें तो प्रोफेशंस इस कदर हैं फीमेल्स के लिए, और फिर एक चीज़ जो फीमेल्स और एक जेंडर का रोल आ जाता है कि जी ये बच्चियों के लिए ये प्रोफेशन अच्छा और बच्चों के लिए ये भी एक ना बिल्कुल गलत बात है। अगर हम देखें कि अब आप अगर रिसेंटली अगर आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में जो लोग CSS पास कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, आप देखें बहुत सारी बच्चियाँ जो पुलिस को ऑप्ट कर रही हैं, एंड इट इज़ सो नीडेड। अगर आप देखें ना, क्योंकि अगर आप देखें कि नॉर्मली कहा जाता है कि जितने भी केसेस होते हैं ना जो उसके होते हैं या जर ज़मीन के होते हैं, तो अगर आप देखें फीमेल ओरिएंटेड कितने क्राइम्स होते हैं, अब वहाँ पर अगर फीमेल्स उस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का हिस्सा नहीं बनेंगी तो दे कैन नॉट बी एबल टू बी सेंसिटिव अबाउट द इश्यूज दैट द फीमेल्स आर फेसिंग। सो ये जो पेरेंट्स हैं ना, इनकी
काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड एक्चुअली सी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ द प्रोफेशंस देयर वुड बी। मैं ना एक बड़े एक मशहूर ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, उनसे मैंने एक दफ़ा ट्रेनिंग ली, एक सेशन था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम ना अपने बच्चों की हमेशा वीकनेसेस को देखते हैं कि भाई यू आर वीक इन मैथ्स, यू आर वीक इन साइंस, बट यू डोंट कंसिडर देयर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि इन द स्ट्रेंथ लाइज द प्रोफेशन, so if a child is good in art, why not being pursuing that profession as a मगर profession? इसमें फंस जाते हैं ना। अब जैसे मेरी बेटी उर्दू में वीक है मगर मैथ्स में बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि her strength is mathematics, so she can pursue a number of professions leading which can be led through mathematics. अच्छा। मेरी एक फ्रेंड थी, she came to me and she was really bewildered. मैंने कहा क्या बात है? वो कहने लगी कि मेरा हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, they are like business tycoons, और मेरा बेटे ने कहा है कि मैं जी म्यूजिक मैंने ऑप्ट करनी है, and he got a scholarship in an international university and she was reluctant to send him. तो मैंने कहा कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बिजनेस की ही डिग्री करेगा अगर आपकी फैमिली का ओरिएंटेशन बिजनेस है। सो लेट हिम गो, let him pursue his what his dreams really are, and of course if he succeeds, it will be his choice, and in case if God forbid he fails, he'll come back to you and there's always the business there, so he can still look after that. अच्छा, अब मैथ की जब आपने बात छेड़ी तो उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए? अच्छा, अब जो मैथमेटिक्स है ना, देखें मैथमेटिक्स की जो स्ट्रीम्स है ना, वो आपकी फाइनेंस की फील्ड के साथ भी जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक है, सारे साइंसेस के साथ तो होती हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हो रही हैं। इवन आप ये देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मैथमेटिक्स का ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड देखें तो उसमें कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ्स, फिजिक्स और फिर बायोलॉजी भी कनेक्ट हो रहा है। सो अब ये जो हम साइलोज डेवलप कर लेते हैं ना, बाउंड्रीज के, भाई दिस इज समथिंग मेंट फॉर ओनली दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं। तो इवन अगर एक बायोलॉजी का बच्चा है उसके लिए भी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आगे जाते हैं, आप जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी करें, हर जगह पे आपको कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, एंड मैथमेटिक्स इज हेल्पिंग यू आउट इन एवरी एरिया, इवन बिजनेस के अंदर भी। अच्छा, पेरेंट्स को कैसे ये पता लगाना? आपने ये तो कह दिया कि जो वीक है किसी सब्जेक्ट में तो उसको देख रहे होते हैं हम, जो जिसमें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ उनकी होती है, उसको नहीं देखते, मगर हमने ये जज कैसे करना है कि बच्चा किस में वीक है, किस में उसकी जो है ना स्ट्रेंथ? अच्छा, अब देखिए, बीइंग अ मदर ऑल्सो, मदर ऑफ 3 sons अल्हम्दुलिल्लाह, और व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ दिस जर्नी एज अ मदर, तो अगर मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, सो आई रिमेंबर कि माय ओल्डेस्ट सन who is in the university in Germany right now, he came to me and he said, Mama, I would like to pursue an engineering career, but I don't know what type of engineering courses I would be more interested in doing. So what I did was I sat with him. He was in class 6 at that time, and we sat and we made a list of all the types of engineerings that were happening, and then what we did was उसमें biomedical engineering थी, उसके अंदर hardcore mechanical engineering, civil engineering, और हमने उसके सारों के pros and cons और उसके साथ जो subjects associated थे, even being in the academia for the last 25 years, still I had to explore, because I cannot be the jack of all trades. I would be specialist in my subject, but I cannot be a specialist. So being parent, आप उतने ही ignorant होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि you can't explore. So अब तो आप देखिए, गूगल पे आप जाएं, आप types of engineerings लिखें और आप देख सकते हैं, फिर आप बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी भी आपको हेल्प आउट करता है, आपको बताता है कि कौन से कोर्सेज, कौन सी चीजें। You've got the AI tools right now. So back then when I was working with my child, there was no chat GPT at that time, but still we had a list of all and we discussed कि अच्छा, फिर then he started crossing them. This is something, no, I'm not interested. This is something, no, I'm not interested. तो वहाँ से फिर आप नैरो डाउन करके बच्चे के लिए एक फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी डन बाय अ हाउस होल्ड लेडी ऑल्सो। उसके लिए आपको कोई एक्सट्रीमली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बट वही बात है कि आपको उससे बाहर आना पड़ेगा स्टीरियोटाइप से कि भाई डॉक्टर और इंजीनियर या वो, तो डिपेंड करता है बच्चे को क्या इंटरेस्ट करता है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एलैबोरेट किया। अब जेन ज़ी के जो बच्चे हैं अपने करियर काउंसलिंग पे काम करें और उनके पेरेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी देखें कि उनके लिए क्या फील्ड है, कौन से प्रोफेशन को उन्हें चूज़ करना है, उनके करियर के लिए काम कीजिए। और मेरे पास से एक ब्रेक लीजिए। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब भी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आपको बता दें जी। क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी एक कॉइन होता है उसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है, उस वैल्यू को हम लगा दिया जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग पे, ठीक है। अब उसमें लोग ट्रेड करते हैं लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं। उसमें प्रॉफिट भी आते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं, चांसेस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मसला ये आता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। अब दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है या इल्लीगल है, इसके बारे में भी नहीं पता लोगों को, इसलिए यहाँ परेशान। इसलिए अब पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वर्किंग तो चल रही है, कर रहा है काम, ठीक है। मगर अभी हम जो है ना इस कोई कन्फर्मेशन सिचुएशन पे नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, हम पाकिस्तान में लीगली इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज इस टॉपिक को रखें। अब देखिए, बिटकॉइन का तो आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फाइनेंस है, बाइनेंस है, ठीक है, OKX है, बिटगेट है, इस टाइप की बहुत सी और भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें ये कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो अब हमने पाकिस्तान की सबसे पहले बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में ये लोग जो हैं करेंसीज़ पे ये लीगल करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको। तो अच्छा, अब हमारे पास इस्माइल ब्लॉगर साहब मौजूद हैं जो आपको सही तरीके से सही रास्ता बताएंगे कि क्या क्रिप्टो इज़ लीगल इन पाकिस्तान, ये बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। तो जो सवाल हैं आप भी कर सकते हैं कॉल्स पे, हम इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आ रही, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा सही। ओके, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मसला हमारे साथ ज़िंदगी में यही होता है कि हम बहुत सी चीज़ें लोगों से सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये दोस्त है, फ़लानी दोस्त है, ये इसके ऊपर बिटकॉइन पे काम करता है, क्रिप्टो पे काम कर रहा है। मोस्टली दुबई में सुनने में आता है, लंदन में बहुत से लोग जो हैं इस पे काम कर चुके हैं। इतना लोगों ने पैसा भी ज़ाया किया। देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही, मगर मैं हाँ इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ सही है, जो रास्ता सही है, जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, उसमें वाई नॉट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों ना पैसा कमाएं। अगर लंदन में बैठ के कोई दुबई में बैठ के पैसे कमा सकता है, भले मैं कहती हूँ लॉस हो, इसका मतलब देखें अगर कहीं से गेन हो रहा है तो कहीं से लॉस हो रहा है ना। तो अगर हमें सही रास्ता पता है तो फिर हम तरीके से खेल सकते हैं ना, हम तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। इस्माइल साहब से रब्ता कर लिए जी। सबसे पहले बात करेंगे इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है अभी लीगल है पाकिस्तान में या नहीं है? अभी जो इसका स्टेप लिया गया है और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इनिशिएशन लिया गया है, बिलाल बिन साकिब साहब एज चेयरमैन, एक हाई ठीक है वहाँ पे। द थिंग इज कि ये अभी तक काइंड ऑफ ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इससे एक होप और एक उम्मीद जो है जाग गई है कि पाकिस्तान ने जो कदम रखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आप इसको फुली लीगल नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे, एक होप जाग गई है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा नाम पैदा करेगा और कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो या ऑफ कोर्स। इस्माइल साहब की आवाज़ चली गई। हेलो इस्माइल साहब, आपकी आवाज़
अच्छा, इस्माइल साहब की बात से तो जो जहाँ तक मुझे समझ आया वो यह है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। तो जब लीगल ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है? एक तो सवाल ये भी बनता है। अच्छा जी, इस्माइल साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है ये अभी? फुली लीगल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब एक डिपार्टमेंट स्टार्ट लेता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट? और वो प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन स्टिल लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं अब। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी? कोई नुकसान तो नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपको पकड़ ले गले बांध के तुम क्रिप्टो कर रहे हो भाई, ये लीगल काम कर रहे हो, लीगल चीज़ कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें तो लोग थोड़े पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको पता है ऐसी चीजें भी आ जाती है कि पैसे का अखराज मुल्क से बाहर जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट जब करेगी तब मतलब प्रॉपरली जो है ना ये जी जी इस्माइल साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा सुनने में आता है, ये बाइनेंस के मनी लॉन्ड्रिंग इससे बहुत ज्यादा होती है। या दूसरे हाँ एक्सचेंजेस हाँ, हैं तो उनके थ्रू? डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। वैसे तो अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, बाइनांस हो गया, ओकेक्स वगैरह, तो वो तो इजीली ट्रैक हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सचेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं, और उन्हीं एक्सचेंजेस पे अगर फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। सो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, और इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो होप जागी है वो बहुत बड़ी है। और इंशाल्लाह अगर ये प्रॉपरली लागू हो जाता है, लीगलाइज हो जाता है, तो पाकिस्तान दुनिया के टेक्नोलॉजी के इस रेस में टॉप पोजीशन पे इंशाल्लाह जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रेस करना है तो क्या ये बाइनेंस के थ्रू करेंगे? क्या वे है, राब्ता कैसे करेंगे? बाइनेंस से राब्ता करेंगे? अच्छा, अगर हम क्रिप्टो की इस टर्म्स को समझे तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, अगर वो अपना रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के साथ, इनके लाइक अ काइंड ऑफ एमओयू साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर इनको ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि आपकी एक ट्रांजेक्शन कहाँ पे गई है, वो ट्रांजेक्शन फिर कहाँ पे गई है, और वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे निकाली गई है, किस बैंक के थ्रू, तो ये पूरा एक चेन होता है जिसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, तो बड़ा इजीली पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनीज के साथ एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी है। तो कोई एमओयू साइन हो रहा है अभी? ओवरऑल अगर हम देखें राइट नाउ, बाइनांस जो है वो बड़ा क्लोजली काम कर रहा है विद पीसीसी, और उसके साथ एक दो और एक्सचेंजेस है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि इंटरनल न्यूज़ है उसके मुताबिक वो भी पीसीसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो बड़ा इजीली एक बंदा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि टाइम बताएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट जो बिजली है ना वो बिटकॉइन की और डिजिटल मंसूबे जो है ना उनके लिए मुख्तसर कर दी, ठीक है? अब ये किस तरीके से आपको पॉजिटिव लग रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी? क्या जी जो बिटकॉइन की जो चीज़ें हैं ये अलाउ कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये अगर हम पहले इस चीज़ को समझे कि बिजली जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पाकिस्तान में ऐसा प्लांट्स है कि जहाँ पे बिजली तो पैदा होती है, लेकिन वो बिजली इन यूजर तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, राइट? तो उसी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने वहां पे अभी फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसका मतलब ये है कि देखें, जो चीज़ मोटी जो हमें भी समझाई जा रही है कि अभी फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बात किया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, मगर अभी तक ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई चीज़ लीगल नहीं है। बट जैसे कि इस्माइल साहब कह रहे हैं कि लोग कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी को पकड़ा नहीं गया और कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, और ना ही तो उनको गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चेक एंड बैलेंस हो रही है कि लोग देखें कि क्रिप्टो का काम क्यों हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो काम कर सकते हैं तो फिर सोच समझ के थोड़ी सी रिसर्च लेके फिर काम कीजिएगा। मगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आम बंदे ने अगर क्रिप्टो जो है ट्रेडिंग के अंदर जाना है तो आप बग़ैर किसी नॉलेज के आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉफिट तो होगा मगर आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में चले जाते हैं, गलत कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब वो जो गलत कॉइन्स होते हैं उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में चले जाते हैं, जो उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से ट्रेड करना है करेंसी को, तो जो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपने सीखनी है तो पहले कम से कम आपको 2 से 3 साल मुझे लगता है सीखने के लिए आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है कि जिसको आप शुरू करें और आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। 100 ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना दुनिया भर में ट्रेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन जी, वो ये देखती है कि एड्स आते हैं क्रिप्टो के हवाले से, एक्सचेंजेस के हवाले से कि आप आएँ पैसा कमाएं बिटकॉइन में, आप अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ख्याल जो है अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये एक प्रॉपर बिज़नेस की तरह इसको चलाना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और 2 महीने के बाद जो है आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और यही चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो रिस्क है वो आपने मैनेज करके चलना है। अगर आप स्पॉट भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कौन सा कॉइन किस पॉइंट के ऊपर कहाँ से वो बाइंग की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अगर आपको वही नहीं पता तो आप उस मार्केट के अंदर अंधाधुंध घुस गए, तो फिर हो सकता है कि आपको नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे जब बिटकॉइन के ये जो 2021 की मैं अगर बात करूं, तो वहाँ से जिन लोगों ने बाय किया, अंधाधुंध बाय कर लिया, उसके बाद वो जो बिटकॉइन है वो 14-15 हज़ार डॉलर नीचे गिर गया। इसका मतलब 67,000 से आपने उसको बाय किया, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है 14,000 मोस्टली नीचे गिर गई, ठीक है। अब आपका पैसा मार्केट में फंस गया, आप पैसा निकाल भी नहीं पा रहे, ठीक है, 1-2 साल के लिए आप बाउंड हो गए। तो अब वो दोबारा उठा, ये नहीं था कि नहीं, मगर ये जो 14,000-15,000 की जो रेंज है ना, जहाँ से बिटकॉइन उठाए, अगर यहाँ पर आपको पता होता कि यहाँ से बाइंग की टाइम है, फिर आप वहाँ से बाइंग करते और आज $1,00,000 को भी उसने टच किया हुआ है, तो फिर देखें फ़ायदा ही होता आपका। तो नो हाउ की बात है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे, किस क्रिप्टो करेंसी पे आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा लगाना है, क्योंकि कुछ मार्केट हैं दुनिया में, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंसिंग मार्केट, ठीक है, आलमी मालियाती मंडियाँ इसको कहते हैं। इनके अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होती है, इसमें आप बग़ैर किसी नॉलेज के ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और अगर फ्यूचर स्टेट करने वाले जो लोग हैं ना, उनको हम स्पेशली ये बता दें कि फ्यूचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर उसमें अब बहुत ज़्यादा लेवरेज के ऊपर खेलने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको सारा पैसा ब्रोकर से उधार लेके मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे बढ़कर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग जो हो, भले चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन फील्ड्स में, इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो सकते। ये तो बिठा लें अपने दिमाग में। तो ये हमारा आज का मशवरा था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे स्टोरी हमारे साथ। स्टे ट्यून। नाज़रीन, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, PMLN टाइम पे एक गाना आया था, देखो ये कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो वो जो गाना था जिन्होंने परफॉर्म किया था, वो बैंड आज हमने यहाँ पे मधु किया है, वो यहाँ पर आपके सामने अपने कुछ सॉन्ग्स भी सुनाएंगे, अपनी कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे। मेरे पास दिशा बैंड के जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। एक सिंगर गिटारिस्ट भी हैं और एक ड्रमर है। मेरे पास जो लीड सिंगर और गिटारिस्ट हैं वो है ज़मीर खावर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमाए ड्रमर दानिश बाबा हैं जी। वाह दानिश बाबा जी, आप लोग विनर भी हैं ऑल पाकिस्तान बैटल ऑफ बैंड चैम्पियन के, जो कि 2013 में हुआ था। और उसके अलावा सिंगिंग करियर तो उनका वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज आप लोग इनको मज़ीद सुनेंगे, इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सुनेंगे और लाइव भी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी दोनों को, ठीक है। और जिस फील्ड से आप लोग हैं इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लोग आप लोग को सुनने का, तो शोज़ वगैरह हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं आप लोग के? वेल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और
और फ़िज़ा अली, आप हमेशा की तरह प्यारी हैं ही। बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई का शुक्रिया कि शॉर्ट टाइम पे मुझे उन्होंने बताया कि आना है यहाँ पे, और सिटी 4224 न्यूज़ का शुक्रिया। वेल व्हेन आई वाज इन इमरान क्लास, साहब की थोड़ी सी की है हल्की आज में, अच्छा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टाइम पे बता। और वेल व्हेन आई वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम, तब से हम लोगों को सिंगिंग का शौक था। हम दोनों भाई हैं, आपको लगता होगा बालों से थोड़ा नहीं थोड़ा? नहीं, बालों से भी नहीं लगता, हुलिये से भी नहीं लगता, अच्छा। कहीं दूरों भी नहीं लगता, बारों भी नहीं लगता। अच्छा। आपने वेग लगाई है तो फिर मुझे नहीं, बता दो। ओरिजिनल नहीं, है। ओरिजिनल ओरिजिनल है? जी जी, आप खींच के देख सकते नेचुरल हो। है मेरा। नहीं, मैं खींच के क्यों देखूं, पता नहीं कब से शैम्पू नहीं किया। ये भी है वैसे। नहीं हाँ, नहीं, हाँ, कोई चीज़ नहीं वो- कटेगी बेफिक्र होके। अच्छा। और बिल्कुल ओरिजिनल है, लाइक तो धोते क्यों नहीं है बाल? ये मैं रोज धोता हूँ, बाय गॉड रोज धोता हूँ। धोने के बाद ऐसे? आप नेचुरल है। बिलीव करेंगे, घर की सारी कॉम, अम्मी देख रही हैं शो लाइव, घर की सारी कॉम इसने तोड़ दी है हमारी। कोम तोड़ दिए? सारी अम्मी को तोड़। बोले जो बर्तन धोने का झावा है वो अब मंगवाना छोड़ दें, आपके बालों को काट के तो धो लिया कर, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सॉरी, मैं जुगते भी मारना शुरू नहीं, कर नहीं, देती अच्छी बात है, हूँ, मगर अच्छी आपकी अम्मी आपसे बड़ा तंग होंगी बेचारी। बहुत ज़्यादा। सारा दिन पीछे पड़ी रहती होंगी, बाल कटा लो, बाल कटा लो, है ना? हाँ, ऐसी है। मेरे बच्चे का चेहरा ही नहीं मुझे दिखता, हाँ, है ना? ऐसी वो है। होता है ना, जब शादी होगी ना आपकी तो वो लड़की का घूंघट ऐसे उठा के देखा जाता है ना, हाँ। तो वो आपके बालों को सामने से हटा के देखेगी और बोलेगी पुकी माँ। Oh my God। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि हम लोग क्योंकि दोनों भाई हैं, हम तो जब बाहर जाते हैं ना, मैं छोटा टर्बन- कौन है? मैं, ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ। अच्छा, तो हम लोग जब बाहर जाते हैं, इसके बालों से लोग इसको पहचान लेते हैं। हैं? मुझे कोई नहीं पहचानता, कैन यू बिलीव? क्यों? मैं टर्बन पहनता, पता नहीं क्यों, इसके बालों की वजह से इसको पहचान लेते हैं लोग। लेकिन ये है कि एक यूनिक स्टाइल है। और अच्छा शायद खासा चलता पड़ता छत्ता है आपका सब अच्छा बालों अच्छा, मैं छोटी करवा ली है सीरियसली। और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का है 11 इंच का, मैंने 9 इंच करके छोड़ दिए। मैंने अप्लाई किया था कि मेरा भी आ जाएगा नाम, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कटवा लिए। चले अब कटवा ही ले, इससे पहले कि ये शादी ना हो। नहीं, नाक ना कट जाए। अच्छा। हाँ, इतना आपके पास ऑलरेडी हुनर है, आपको इस हुनर की थोड़ी जरूरत है। नहीं, नहीं। आपका तो हुनर बोलता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सॉन्ग्स हैं अभी तक कितने कोई गा चुके हैं, कब करियर शुरू हुआ था, कैसे आए? जब 2012 की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया था, और हमारा एक पहला शो था जो एक हमारा एक बड़ा अच्छा चैनल है, उसमें एक हिट हुआ था, आपको याद होगा डायलॉग, ब्राइट करें ब्राइट करें, हाँ, हाँ, हाँ। आयशा संदर जी आयशा का। संदर वो सामने हम बैठे हम लोग हैं। सामने गेस्ट हम बैठे हैं उसके शो में। आ, और उसके बाद फिर एक हमारे बहुत अच्छे मेरे ये टीचर रियल भी- बेस्ड जी, बिल्कुल इंसिडेंट real हुआ था? जी। मुझे लगा था ये बाय पब्लिसिटी गॉड स्टंट था। वो यहाँ बैठी हुई है और मैं और जमीर बैठे हैं। और मैं ये हमारा कहना first show। चाहूँगा, वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं, जब वो हाँ। जैसे ऑनर Great। हुआ शो, और वो क्या बात है उनकी, सीरियसली। और उसके बाद जो मुझे, मैं क्रेडिट बंदे को देना चाहूँगा जो कि मेरे टीचर भी हैं, हाँ। और आफ्ताब इकबाल, एक बड़ा नाम, हम लोगों ने उनके शो से स्टार्ट किया था। अच्छा, बिल्कुल, उसके बाद- वैसे आयशा सना जी की वो बात इतनी वायरल, उनको नेगेटिव लोगों ने बहुत अप्रोच किया, मैं भी उनको पर्सनली जानती थी, उनके साथ फैमिली टर्म्स थे मेरे, तो मुझे लगता है उनको टीम ने थोड़ा सा प्रोफेशनली उनको परफॉर्म नहीं करने दिया, बिल्कुल ऐसा। उनको तंग किया। देखे, अंडरस्टैंडिंग टीम की होस्ट के साथ होना, वन पेज पे आना बहुत जरूरी है। definitely। मेरे ख्याल से उनके पास टीम सही नहीं थी, जो उसकी वजह से, और सामने जो फ्रेम पे होता है वो हो जाता है। अच्छा, आज क्या सुनाने लगे मुझे सबसे पहले तो ये बिल्कुल, बताएं। हम लोग मेडले करते हैं, हम लोगों अच्छा। का मेडले का टाइटल मिला था, तो हम सबसे पहले पाकिस्तान में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे मेडले, वाह। तो मैं आपको वो सुनाऊंगा मेडले। कोई फेमस मेडले? बिल्कुल, जरूर। चले। ओ किसरे दा यार ना परदेस न जावे, विछोड़ा न किसे दे पेश आवे। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, ये शराब पीना सिखा दिया।
बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। तेरी ये अदा ये बेरुखी कहने लगी है के और पी के शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आबो सामने बोलो दी रुस के नलंग माहिया। अच्छा, हम लोग लाहौर में बैठे हुए हैं और मैं भी लाहौरी हूँ, तो जितने भी लाहौरी ये देख रहे हैं, जितने मेरे फैंस देख रहे हैं, ये बोल उनके लिए। तू हो गई वन टू डू ओ कुड़िए वट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी तुतुर तुर तुर पतंगा वर्गी, तू एवे उड़दी ओ हो गई मुंडे दी तुतुर तुर तुरु, हिलाते चलती टुक टुक टू कर दी, मेकअप टू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट टू कर दी, जिव क्वीन साडी विक्टोरिया, तू कहनी बिग बैन दी, पूरा लोरन ठुमकदा, ओ जदों रखे पैरनी, पूरा लोरन ठुमकदा, तू कहनी बिग बैन दी, पूरा लोरन ठुमकदा, ओ जदों रखे पैरनी, पूरा लोरन ठुमकदा। दानिश बाबा साहब 14 इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आप, किस तरीके से भाई, कौन कौन से जादूगर हैं आप? जी नहीं, बस कोशिश करता हूँ, आता कुछ नहीं है मुझे। मैं हैंड पैन और जैम ड्रम पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, अच्छा, वो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं यूके से लाया था। हैंड पैन वो और पाकिस्तान में कोई प्ले नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। इज इट वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म? सीखना little bit. पड़ता है बहुत प्रैक्टिस? बिल्कुल, अभी हर चीज डिफिकल्ट आपने है। कहाँ से सीखा? मैंने तो यूट्यूब से, उस्ताद अच्छा। यूट्यूब उस्ताद है वहाँ पे, हर चीज, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ यूट्यूब से मैंने। तो सुने, आप लोग भी जितने लोग जैसे कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वाकई यूट्यूब हमारा उस्ताद है। बेस्ट। हम क्यों नहीं सीखते उससे? जब ये बंदा सीख सकता है तो फिर हम क्यों नहीं सीख बड़े सकते? बालों वाला सीख सकता, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? नहीं, हमारे सामने बैठे ना एक बंदा है जो हमारे सामने बैठ के सीख के बजा रहा है, इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हमारी नाअहलियाँ हैं, हमें पता है, रास्ते भी पता है, मगर हम उठाते नहीं, हम अलकसी में मरे हुए होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपने परफॉर्म किया, ये मुझे बताइए किस तरीके से ज़मीर भाई? बिल्कुल, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल एशिया में हुआ था, पूरी दुनिया से 100 सिंगर से, और आई एम द फर्स्ट वन जो कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था वहाँ पे। अच्छा। और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सीरियसली। कौन सा गाना गाया था आपने पाकिस्तान के लिए? वो चिट्टा चोला था, वाह, इस तरह के एक मेडले थे। बड़े बल्कि ये मैं बड़ा। बताता चलूँ कि मैं आज ऑन एयर बैठा हूँ कि मैंने जो ओनली का ऑफिशियल गाना देखो देखो कौन आया शेर आया गाया, तो मुझे एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने कभी 18 मिलियन व्यूज़ हैं उसके, और कभी इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। मरियम नवाज़ हमारी बड़ी एक हैं सीनियर, और उनका जब मियाँ साहब कहीं भी जाते थे वहाँ पे मेरे ही चलता था ये गाना। मियाँ साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा, शो में, मीनारे पाकिस्तान में जलसा था, कि एक बारी नहीं हर बारी फेर शेर। वाह, तो वो बड़ी ऑनर की बात है, 18 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। और बस ये है कि एक दुख है मुझे, थोड़ा सा दिल में रहता है हमेशा कि कभी इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। तो भाई आप अप्रिशिएट ही तो हो रहे हैं, नहीं, छोड़े, मैं अच्छा, कहती हूँ होता पता है क्या, मैं आपको हाँ। बताऊँ, एक मैं- एप्रिशिएशन ये होती है कि मैं मैंने आपको कहा कि आपने कहा बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ। जैसे दानिश साहब प्ले कर रहे हैं, तो ये एप्रिशिएशन ये होती है। बस मैं आपको बताऊं, आपको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, आप देखें कहाँ कहाँ आपको बुलाया जा रहा है। अब किसी के आजकल पता है किसी के पास कोई टाइम नहीं है, अब तो काम बोलता है, आपका काम बोल रहा है, किसी से रुस्वा भी ना हो, ना कभी अफसोस करें, ना कभी नाराज हो, आगे बढ़ें, बस आगे बढ़ जाएगा। हमारे पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, बाहर बहुत है। सॉरी टू से, आप कोई भी फील्ड हो, आपकी होस्टिंग की फील्ड है, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, बाहर बहुत कदर की जाती है। हम लोगों ने दुबई परफॉर्म किया लास्ट, उसके बाद टर्की में परफॉर्म किया, काफ़ी हमारे यहाँ पे मसला है ना, ग्रुपिंग चाहिए, थोड़ा सा आपको अपनी पीआर चाहिए, कनेक्शन चाहिए। जो बंदा सिर्फ अपना काम टैलेंट करके दिखाएगा उसको कभी पजीराई नहीं दी जाएगी, ना माल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहती हूँ पजीराई ना दो, माल दो भाई, नहीं चाहिए पजीराई, प्लीज चुप रहो, नहीं चाहिए, माल दो। तो मैं शुरू से इस चीज़ पे बात करती हूँ। तो खैर माल कमा रहे हैं आप लोग। चिट्टा चोला जो आप लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो वाई नॉट हियर। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, जब वो गाते हैं, उनका जिनका गाना है
तो मैं उनको शो पे भी बल्कि बहुत जल्दी बुलाऊंगी, तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। आप लोग भी होंगे तो आपने सराइकी बैंड का गाना उठा के तो गाया, तो वाई नॉट यहाँ पे भी हो जाए अपने स्टाइल से। वाह जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी। हाय चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाइक नारी कच्ची निकली वे डोले दियारी। हाय चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी। चिट्टा कुकड़ बने थे, चिट्टा कुकड़ बने थे कासनी डूबटे वालिए मुंडा सदके तेरे थे। कासनी डूबटे वालिए मुंडा सदके तेरे थे। चिट्टा चोला आया बारो, चिट्टा चोला आया बारो रोंदे आए हाँ डोले दशारों। चिट्टा चोला चिट्टा चोला चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दे मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी। बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे पास शाज़ बैंड जो है वो मौजूद है। ज़बरदस्त से ज़बरदस्त गाने परफॉर्म किए जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से ऐसे बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ जो लोग बड़े इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। अच्छा बैकग्राउंड आपका सीखा हुआ होना ज़रूरी नहीं होता। आज का दौर एआई का दौर है, आप ख़ुद सीख सकते हैं, आप ख़ुद लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी भाई ने बताया यहाँ पर दानिश ने, तो आप खुद लर्न कीजिए ना। आपको भी अगर शौक है तो कुछ करके दिखाइए, कोई कॉम्पोजिशन। यार अब तो ज़िंदगी गाना भी लोगों ने इतना आसान कर दिया। आप एआई पे लिरिक्स बोलें कि मुझे लिरिक्स दे दो, चैट जीपीटी पे आपको लिरिक्स दे देगा। उसके बाद आप चैट जीपीटी को बोले मुझे इस पर कोई सिचुएशन बता दें, वो सिचुएशन के हिसाब से पूरी आपको लिरिक्स लिख देगा। उसके बाद आप बोले कि वो सुनो ऐप जो है, आप उधर जाके उनको बोलें कि मुझे कॉम्पोजिशन तैयार करके दे दो, वो लिरिक्स आप उधर पेस्ट करें जाके, वो आपको पूरी जो है ना धुन जो है वो आपको बना के दे देता है। और मैं आपको बताऊं आजकल जो बड़े फेमस कुछ गाने चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे, वो जो ट्रेंडिंग पे गाने चल रहे हैं, जो नई यूथ के कुछ 4-5 गाने आज कल हर कोई सुन रहा है, वो ये चैट जीपीटी के बनाए हुए गाने हैं। कोई किसी के आबाओ अजदाद ने नहीं बनाए, कोई पीछे से खानदानी कोई सिंगर नहीं था, वो यही सुनो ने बनाए। तो आप सुन लीजिए कि सुनो क्या क्या बना रहा है। तो आप क्यों नहीं बना रहे यार? यूँ बना सकते, 15 मिनट में एक गाना बना सकते हैं यार। चले जी, अच्छी टिप दी है ना मैंने, इसमें कोई ऊपर नीचे नमक बराबर चेंजेस नहीं। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पहले स्टडी अपनी कंप्लीट करें। स्टडी बहुत ये नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ, एक अभी मेरे सामने भी मौजूद है, एहसन भी है, रियाज भी, इनको है कि हम रातों रात स्टार बन जाए, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत बहुत जरूरी है, और अपने माँ बाप की इज्जत करें जो कि सबसे ज्यादा। अरे वाह, कुछ बनना है, किसी का ना सोचे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे मुताबिक जाएगा, आपकी सोच है। वाह, आपको लगता है ऐसी जगह से। अच्छा मैं मुझे लग रहा है आप लोग अम्मी की सपोर्ट है आप लोगों को सबसे ज्यादा है। वो अम्मी देख भी रही है ना, अम्मी की मेहनत है, अम्मी की काविश है। अब्बू भी देख रहे हैं, लेकिन अब्बू भी देख रहे हैं। अब्बू से बाल छुपाते नहीं हो, अब्बू कुछ कहते नहीं है। तू रोज कहते हैं कंची लेके मेरे पीछे भाग जाते हैं। अच्छा मैं ये बताता चलूं, मुझे अम्मी की बहुत सपोर्ट है। मेरा जो पहला गिटार था मुझे अम्मी ने लेके दिया था। कितने का लिया था? वो 4-5 हज़ार का था तब। अच्छा, आज से कोई 10-12 साल पहले। तो मुझे शौक था, तो मुझे एक बहुत फेमस सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अब तो बच्चा बच्चा उनके गाने गाता है, रॉक स्टार है। तो उन्होंने मुझे अपना गिटार गिफ्ट किया था। हाँ, तो वो गिटार लेके मैं भी घर में ना हल्की आंच पे बजाती रहती थी, और जब मेरी पिटाई भी होती थी उसी गिटार से होती थी क्योंकि हम जहाँ रहते थे बराबर में आवाजें जाती थी। तो मुझे बताएं, अनप्लग्ड कोई लाइट से मूड का अगर आप कुछ सुनाएं, कोई फिर उसी पे हम चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा उससे जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फास्ट कोई करना है। फास्ट करने चलें। एक मेडले है कि मेरे लिए ऑनर की बात थी, हमारा एक बहुत बड़ा स्टार आतिफ असलम, अरे वाह, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया था, उनकी वाइफ थी और उन्हीं का एक मेडले मेरा था, मैं आपको वो सुनाता हूँ। अरे गो ऑन, उसी पे हम जाएंगे। खुदाफिज हमारी तरफ से, मगर ये मेडले सुन लीजिए।
मेरी डूब जाने दो जल में कहीं ओ रे पिया कहता जिया तू है कहाँ बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छी आवाज है, वेरी मैं नाइस। हूँ यहाँ जल में कहीं, वेरी नाइस। जल में कहीं ओ भाਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾने